हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में 2 वीडियोस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज हमारा इस पे तीसरा वीडियो है आप लोगों का, और ये आज लास्ट वीडियो होगा इसका। अभी तक हम लोगों ने जो देखा फंडामेंटल राइट में, उसमें हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया कि फंडामेंटल राइट एक्चुअल में है क्या, इसकी अवधारणा कहाँ से डेवलप हुई और ये किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संविधान में, प्रत्येक देशों के संविधान में इम्प्लीमेंट किया गया। साथ ही में हम लोगों ने देखा कि जो गवर्नमेंट्स हैं, यानी कि जो सरकार है, राज्य है, वो फंडामेंटल राइट को किस रूप में अतिक्रमित कर सकती है, कितनी उसकी हद है, क्या कोई इस तरह का कानून बना करके संसद फंडामेंटल राइट को समाप्त कर सकती है तो किस हद तक कर सकती है। इस पे संविधान ने किन माध्यमों से उस पर रोक लगाई है संसद को कि फंडामेंटल राइट को वो छीन नहीं सकता है भारतीय संविधान में। ये तमाम सारी चीज़ें हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। वादों को भी देखा हम लोगों ने, जिसमें आगे क्रम में हम लोगों ने ये भी देखा कि जो टोटल हमारे मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। उन 7 मौलिक अधिकारों में से समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स हमको मूल संविधान में दिए गए थे। जैसा लास्ट वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को कि संपत्ति का जो अधिकार है वर्तमान समय में वह एक मात्र कानूनी अधिकार के रूप में रह गया है। क्यों? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में उसको संविधान में अनुच्छेद 300 क में स्थान दे दिया गया है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि संपत्ति के अधिकार के समापन की। तो इस प्रकार से कुल संपत्ति का अधिकार के हट जाने के बाद में कुल टोटल हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बचते हैं, जिनके बारे में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समानता के अधिकार के बारे में, जो इसके 5 अनुच्छेद हैं, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर रखी है। और स्वतंत्रता के संदर्भ में कुल टोटल 5 हैं, लेकिन अगर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 जो लागू हुआ उसको अगर हम ध्यान में रखें तो अनुच्छेद 21 का को लेकर के 19 से लेकर के जो 22 तक की स्थिति आपकी बनती है, कुल 4 उसमें बनते हैं, लेकिन 21 का को भी अगर हम मेंशन कर लेते हैं तो कुल 5 अनुच्छेद इसमें, यानी कुल 10 अनुच्छेदों के बारे में हम लोगों ने मौलिक अधिकारों के अनुच्छेदों के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और इसके पहले राज्य और न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, जिसमें राज्य अनुच्छेद 12 में दिया गया है और न्यायिक पुनरावलोकन की बात अनुच्छेद 13 में की गई है। इसमें विधि के बारे में भी बहुत सारी विशद चर्चा की गई है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। जो लोग नहीं देखे वो पिछला वीडियो देख लें। तो ये वीडियोस हमारे मतलब हुए 10 अनुच्छेद, या कहिए कि 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ये 2 हमारे अनुच्छेद कंप्लीट किए गए। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बाकी के जो हमारे 4 अनुच्छेद बचते हैं, मीन्स 4 मौलिक अधिकार जो बचते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे, आज हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में, और लास्ट में संवैधानिक उपचारों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इसको शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित किया गया है। 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं। तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 ये 2 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 23 के बारे में थोड़ा सा जान लें, फिर हम इसकी डिटेल करते हैं। अनुच्छेद 24 के बारे में थोड़ा संक्षिप्त रूप में जानें। अनुच्छेद जो 23 है, यह व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार और बलात्श्रम को रोकता है, प्रतिबंधित करता है। यानी किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बलात्श्रम करके उसको दुर्व्यवहार के साथ करते हुए उसके साथ कार्य नहीं कराया जा सकता है।
ये एक संक्षिप्त रूप में इसको अगर हम देखें तो इसको कह सकते हैं कि अनुच्छेद में इसमें है, यानी कि व्यक्तियों से रिलेटेड है। वहीं अनुच्छेद 24 के बारे में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर आपको जो बालक हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, यानी कि जो बालिक नहीं हो पाए हैं, 14 वर्ष से कम आयु के हैं, उनको संरक्षित करने का प्रयास किया गया है अनुच्छेद 24 के माध्यम से। यानी उनको संरक्षण दिया गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जटिल कार्यों में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, यानी कि खतरे वाले कार्यों में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, फैक्ट्री में, किसी उद्योग धंधों में उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 24 और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 यानी कि अनुच्छेद 21 का जब लागू होता है। अनुच्छेद 21 का के लागू हो जाने पर ये अनुच्छेद 24 जो है ये और ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि पहले इसमें बताया गया अनुच्छेद 24 में कि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को जो 14 वर्ष से कम आयु का है उसको किसी कठोर वर्क में कार्य में इन्वॉल्व नहीं करेगा, या उसको कहिए कि फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जहाँ पे रिस्क होते हैं, खतरे होते हैं, उन सब कार्यों में नहीं लगाएगा, या इस तरह की कहीं पे भी जहाँ पे बच्चे का बचपन छीनता हो और उसको खतरा हो, वहाँ पे आप इससे किसी काम में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो कानूनी तौर पे वो आप दोषी माने जाएंगे, और फिर जो संविधान में उसके खिलाफ जो कानून बने हैं वायलेंस करने पर वो उसके दोषी होंगे, आप उसके हकदार होंगे, फिर आपके हिसाब से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन जब से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तब से ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आप अगर काम करवा रहे हैं तो एक तो दोषी उसके बन रहे हैं, दूसरे दोषी आपने उस बच्चे का जो शिक्षा का अधिकार है उसमें भी आप छीनने में सहयोगी सिद्ध हो रहे हैं। तो ये इस तरह से है। तो 2 अधिकार इसमें दिए गए हैं। आइए इसकी थोड़ी चर्चा विशद रूप से करते हैं। जैसा कि हमने भी बताया कि आपको पहला जो अनुच्छेद 23 जो है यह व्यक्ति से के साथ दुर्व्यवहार और बलात्श्रम को निषेध करता है। तो किस तरह का बलात्श्रम और किस तरह के दुर्व्यवहार का निषेध करता है, इसके बारे में समय समय पर न्यायपालिका ने बहुत सारी बातें इसके बारे में बता रखी हैं, और वो समय के साथ वो संविधान में मेंशन होता चला गया है। ठीक है, न्यायपालिका के द्वारा, निर्णयों के द्वारा। आप लोग एक बात ये भी समझ लीजिए, हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर रहे हैं, और फंडामेंटल राइट आप जानते हैं कि अनुच्छेद 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के माध्यम से हाई कोर्ट जो है इसको संरक्षण प्रदान करता है। किसको? फंडामेंटल राइट को। तो कोई भी व्यक्ति यानी कि न्यायपालिका क्या करेगी, समय समय पर इसके लिए कोई निर्देश गाइडलाइन जारी करेगी। यानी कि ये 2 न्यायालय जो आपके हैं, हाई कोर्ट और प्रत्येक राज्यों के हाई कोर्ट और केंद्र का सेंट्रल का सुप्रीम कोर्ट, ये अभिलेखीय न्यायालय होते हैं। अभिलेखीय न्यायालय वे न्यायालय कहलाते हैं जिन न्यायालयों में जिनके फैसले एक तरह से कहिए कानून के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं। अगर कोई फंडामेंटल राइट के प्रति, जैसे अब आप लोगों ने तमाम सारे वादों के बारे में लास्ट वीडियोस में देखा, उसमें आपने देखा कि केशवानंद भारती, लास्ट जो आपने वाद देखा था उसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज, उसके बाद मिनर्वा मिल्स है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वाद हैं जिनके बारे में देखा जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए। तो सुप्रीम कोर्ट जब निर्देश देता है तो ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट और प्रत्येक राज्यों के हाई कोर्ट या अभिलेखीय न्यायालय होते हैं फंडामेंटल राइट को लेकर के, और ये अगर कोई चीज़ डिसीजन किसी चीज़ पे देते हैं तो एक तरह से कानून बन जाता है। यानी उसी निर्णय के आधार पर अगले जो उसके बाद के कोई उस तरह के वाद आएंगे, विवाद आएंगे, तो उसको ध्यान में रख करके फैसले दिए जाएंगे। अभिलेख के रूप में उनके निर्णयों को सुरक्षित रखा जाता है, इस कारण से इन्हें अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है। ठीक है, बाकी और जो छोटे न्यायालय हैं वो अभिलेखीय न्यायालय नहीं होते, तो केवल राज्यों के हाई कोर्ट्स और केंद्र के सुप्रीम कोर्ट यही अभिलेखीय न्यायालय होते हैं। तो समय समय पर क्या है कि अनुच्छेद 23 के माध्यम से, अनुच्छेद 23 के बारे में न्यायपालिका ने कुछ बातें बताई, वो समय समय के साथ इसमें बलात्श्रम की श्रेणी में क्या क्या आता है उसके अंतर्गत शामिल किया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा और बलात्श्रम नहीं कराएगा, यानी बधुआ मजदूरी नहीं कराएगा, इस तरह का कानून है। देखिए इसमें कहता क्या है, यह अनुच्छेद कहता है मानव दुर्व्यवहार कहिए या दुर्व्यापार, दो चीज़ें हैं इसमें। दुर्व्यवहार के साथ साथ उसे मूल रूप से इसमें दुर्व्यापार की बातें हैं। दुर्व्यापार मतलब यानी कि व्यक्तियों की खरीद फरोख्त होती है ना। पहले क्या होते थे, गुलाम, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें गुलाम के बारे में देखा होगा कि गुलामों को खरीद लिया जाता था। तो यहाँ पर दुर्व्यापार आप नहीं करेंगे उनका,
है ना, किसी व्यक्ति को आप खरीदेंगे बेचेंगे नहीं। अगर ऐसा कुछ करते हैं, चाहे वो बच्चों को खरीदना फरोख्त करनी हो या व्यक्तियों की खरीद फरोख्त करनी हो या स्त्रियों की खरीद फरोख्त करनी है, ये गैर कानूनी कार्य है। ठीक है, तो ये इसी अनुच्छेद के अंतर्गत, दायरे के अंतर्गत आता है। तो किसी के मानव दुर्व्यापार नहीं करेंगे, बलात् श्रम आदि का प्रतिषेध करता है। इसमें क्या है, और एक चीज़ और भी है, यह जो आपका बलात् श्रम है, यह भारतीय संविधान में दूसरा ऐसा एक तरह से कहिए कि अनुच्छेद है या दूसरा एक कार्य है जिसको करने पर आपको मतलब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है अगर आप ऐसा करते हैं। जैसे अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी के बारे में आपने देखा था, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि छुआछूत अस्पृश्यता को अगर करना ये कानूनी रूप से अवैध है और इसके लिए आप क्या होंगे, दंड के भागीदार होंगे अगर ऐसा करते हैं। उसी तरह से दूसरा कानून में ये वर्णित है कि दूसरा जो ये बलात् श्रम जो है, ये दूसरा इस तरह का अधिकार के रूप में है कि आप किसी से बलात् श्रम नहीं करा सकते। तो इसमें यही बात बताई गई है, भारतीय संविधान के में अस्पृश्यता के बाद में बलात् श्रम दूसरा दंडनीय कार्य माना गया है। ठीक है, तो दो दंडनीय कार्य माने गए हैं, एक तो आपको अनटचेबिलिटी है और अस्पृश्यता है, दूसरा आपका क्या है, बलात् श्रम है, ये जो कि दंडनीय अपराध के रूप में इसको माना गया है। ठीक है, इसके साथ क्या है, अनुच्छेद 23 के द्वारा नागरिकों को प्रदत्त संरक्षण जो है वह राज्य और व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति के साथ में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की कोई इकाई हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या कोई, अब राज्य के अंतर्गत सेंट्रल और स्टेट दोनों आते हैं, कोई इकाई अगर किसी व्यक्ति का शोषण करती है, बलात् श्रम कराती है, तो ये प्रतिषेध है। कोई व्यक्ति अगर कराता है कोई, तो भी ये बलात् श्रम, या कोई संस्था कराती है तो ये प्रतिबंधित किया गया है। मतलब यानी कि इसके दायरे में वे लोग भी आते हैं, है ना। ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसके अलावा एक चीज़ कही गई है कि जो व्यक्ति है ना, उसके अगर कोई दंड का हिस्सेदार, यानी कि कोई अपराध करता है और न्यायपालिका द्वारा उसे दंडित किया गया है, उसे बलात् श्रम, जैसे कहा जाता है, सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई है। फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें बताया जाता है हीरो को या विलेन को कि उनको 14 साल की कठोर सज़ा का प्रावधान किया गया है, कैद मुशक्क़त की सज़ा सुनाई जाती है, जिसमें उनमें कार्य कठोरता से कराए जाते हैं। तो वो इस श्रेणी के बाहर रहेगा, वो नहीं होगा, इस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, जो न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया है उसके बारे में। तो आगे का क्या है, मानव दुर्व्यापार का अर्थ अत्यंत व्यापक है। समय समय पर न्यायपालिका ने इसके और बेगार को परिभाषित किया है। टाइम पर मैंने अभी आपको बताया था कि न्यायपालिका ने समय समय पर इसके बारे में वर्णित किया गया है कि क्या बेगार और क्या बलात् श्रम की श्रेणी में आएगा। तो देखिए क्या क्या आता है, दास प्रथा, अगर आपने कोई दास बना लिया है तो आप अनुच्छेद 23 के दोषी माने जाएंगे, ये ध्यान रहे आपको। बेगार अथा बलात् श्रम करेंगे तब भी अनुच्छेद 23 के आप दोषी माने जाएंगे। मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, यानी कि किसी व्यक्ति को आप खरीदते या बेचते हैं तो ये आपको अपराध की श्रेणी में आएगा। स्त्रियों बच्चों का अनैतिक व्यापार करते हैं आप, तो भी आप इसकी श्रेणी में आएंगे। जैसे आप लोग देखते हैं कि लोग देह व्यापार वगैरह की श्रेणी में आते हैं, तो कराते हैं, ज़बरदस्ती लोगों से कराते हैं, ऐसा आप लोगों ने सुन रखा होगा, तो वो भी इसी श्रेणी में आएगा। यानी कि बच्चे और जो महिलाएं हैं, इनके साथ अगर कोई इस तरह का कार्य करता हुआ पाया जाता है तो वो इसी श्रेणी में आपको, और भी अपराधों की श्रेणी में आएगा, लेकिन इसके साथ साथ भी वो इस अपराध की श्रेणी में भी आएगा कि ऐसा नहीं आप कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये है, और बधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें रही जो समय समय पे कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा ये निर्देशित किया गया और परिभाषित किया गया, नहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही मूल रूप से आप समझेंगे। अनुच्छेद 23, ठीक है, किसी अपराधी व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति से दंड स्वरूप कराए गए बलात् श्रम को निषिद्ध नहीं करता। यहाँ पर देखिए अपराधी व्यक्ति, तो अपराधी कौन होगा, जिसको न्यायालय के द्वारा दंडित कर दिया गया होगा, और बाकी कोई अपराधी व्यक्ति नहीं होता, वो विचाराधीन अपराधी की श्रेणी में आता है। यहाँ स्पष्ट रूप से अपराधी शब्द लिख रहा है, तो उसके साथ ये कार्य कराया जाएगा। ठीक है, वो मतलब ये इस जो कानून में दिया गया है बलात् श्रम, उसकी श्रेणी में ये नहीं आएंगे, वो अपराधी लोग नहीं आएंगे। तो कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अतिरिक्त कार्य करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी के यहाँ एक्स्ट्रा वर्क करता है, ठीक है, तो वो भी बलात् श्रेणी के श्रम में नहीं आएगा। साथ ही साथ वो अगर वो चाहता है कि हम ये काम करें
और वो खुद ही करना चाहता है तो वो कर सकता है, मतलब इसमें बलात्श्रम की श्रेणी में वो नहीं आएगा। अगर कोई स्वेच्छा से कोई कार्य करना चाहता है, किसी के यहाँ सेवा देना चाहता है, तो बलात्श्रम की श्रेणी में वो नहीं आएगा। जैसे आपने देखा होगा, बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें देख रहे थे ना कटप्पा के बारे में क्या था, उन्होंने क्या एक तरह से वो अपने आप को स्वेच्छा से वो उसमें आपने देखा होगा, तो उसमें बताया गया, उन्होंने यही कहा था ना कि मतलब वो राज्य के प्रति एकदम समर्पित थे। तो वो अगर उस तरह की श्रेणी आती है तो बलात्श्रम में नहीं आएगी आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें और भी बातें बताई गई हैं। अनुच्छेद 23 का खंड 2 खंड 1 का अपवाद है, ठीक है, जिसमें क्या बताया गया, खंड 2 के अंतर्गत राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा लागू करने का अधिकार है। देखिए इसमें क्या है, अनुच्छेद 23 दो खंडों में विभक्त है, अनुच्छेद 23(1) और 23(2), ठीक है। तो 23(2) क्या कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो लोकहित के प्रयोजनों में वो इस तरह का कार्य करा सकती है। मतलब मीन्स अनुच्छेद 23 में 1 में जो बातें बताई गई हैं कि छीना नहीं जा सकता है, राज्य भी नहीं छीन सकता है, किसी को ज़बरदस्ती बलात्श्रम नहीं करा सकता है। तो अगर लोकहित की कोई बात है तो उस स्थिति में राज्य ऐसा निर्देश जारी करने की शक्ति रखता है, यह अनुच्छेद 23(2) कहता है। बस ये इतनी सी बात है इसमें। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 24 के बारे में। उम्मीद करता हूँ अनुच्छेद 23 आप लोग अच्छे से समझे होंगे। आगे है अनुच्छेद 24। इसमें मैंने बताया था, इसके अंतर्गत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर रोक लगा दी गई है। इसका मूल उद्देश्य क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा करना है, इसका मोटिव है। तो ध्यान रखिए क्या क्या मूल रूप से है, स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा, ठीक है। ये दो बिंदु याद रखिएगा कि जो बच्चे हैं वो, चूँकि बच्चे छोटे होते हैं और उनके शारीरिक विकास, अगर वो सही रूप से भोजन नहीं करेंगे या अच्छे रूप से उनको एक एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो उनका शारीरिक विकास रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा, उस बच्चे का जो मूल अधिकार है वो छिनेगा। तो कोर्ट ने मतलब संविधान ने ये शक्ति दी है कि किसी को आप ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हैं, कोई कार्य नहीं करा सकते हैं। बच्चों को आज़ादी दी गई, उनको स्वास्थ्य लाभ को ध्यान में रखते हुए उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन की रक्षा के लिए ये प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 23 करता है तथा शोषण से बचाता है, बच्चों का शोषण नहीं होगा इस अनुच्छेद के माध्यम से। इस अनुच्छेद द्वारा अधिरोपित निषेध अत्यांतिक है तथा इसका कोई अपवाद नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है किसी भी कंडीशन में, जैसे अभी आपने देखा अनुच्छेद 23 के बारे में कि उसमें ये आपने बताया, कहा गया कि राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा लागू करने का अधिकार है। यानी कि अगर वो अनिवार्य सेवा किसी को बंद कर, मान लो कोई इस तरह की कोई कंडीशन है कि बाढ़ का क्षेत्र है और सरकार चाहती है कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है कि बंदा बने, तो सभी लोगों से राज्य अगर चाहे, मतलब ऐसा करती नहीं है गवर्नमेंट, लेकिन अगर चाहे तो वो उसको अनिवार्य रूप से, कि जिसके यहाँ पुरुष लोग हैं और जिनके यहाँ प्रत्येक व्यक्ति है तो वो कुछ घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का श्रमदान दे, इस तरह की चीज़ें हैं। तो एक तरह से बाध्यकारी सिस्टम में वो लागू कर सकती है। या कोई और भी प्राकृतिक आपदा है उसमें सरकार कह सकती है, मतलब ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में ही स्टेट कहता है, बाकी और सामान्य स्थिति में नहीं कहेगा। तो वहाँ पे लिखा है ना कि सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु, सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य आपका अनुच्छेद 23 का वायलेंस कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 24 में जो वर्णित बातें हैं, यानी कि क्या है, जो 14 वर्ष तक से कम आयु के बच्चों को क्या है, किसी स्वास्थ्य लाभ और जीवन रक्षा करने के लिए जो अधिकार उनको दिए गए हैं, वो राज्य सरकार भी चाहे तो किसी भी कंडीशन में छीन नहीं सकती, चाहे वो कोई भी राज्य प्रयोजन की बात हो या कोई और हो। समझ गए होंगे आप। यानी कि ये फंडामेंटल राइट पूरी तरह से सुरक्षित है, इसका कभी भी कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता है किसी के द्वारा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये तो हमारे 2 अनुच्छेद हो गए आपके शोषण के विरुद्ध अधिकारों के संदर्भ में, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ये हमारा अब 3 अनुच्छेद हम लोगों के कंप्लीट हो गए, मतलब 3 मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गए, समानता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। बड़ा दिलचस्प मुद्दा है ये, आइए इस पर कुछ देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कुछ। ये यहाँ से आपका अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28, ये जो 4 अनुच्छेद आपके हैं, ये टोटल क्या है, धर्म से रिलेटेड है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर धर्मनिरपेक्ष कंट्री के रूप में है। यहाँ पर किसी भी धर्म को दबाने का प्रयास नहीं किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से या सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के माध्यम से किसी तरह से दबाने का प्रयास नहीं किया जाता है।
हम लोग पंथ निरपेक्ष हैं, हम किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। हम जब चाहें जिस धर्म का अगर अपनी स्वेच्छा से उस धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। अगर उस धर्म में इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं हैं तो हम उसको स्वीकार कर सकते हैं और जब चाहें अपने धर्म का त्याग कर सकते हैं। ये हमको संविधान के द्वारा एक संक्षिप्त रूप में अगर हम देखें बात करें तो ये अधिकार प्राप्त है। और इसके अलावा साथ ही साथ इतनी सारी बातें बताई गई हैं इसमें, अभी हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक एक बिंदु पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या कहता है अनुच्छेद 25 से जो स्टार्ट होता है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति के यानी व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता के बारे में, यानी कि अनुच्छेद जो 25 है वह क्या कहता है कि व्यक्ति जो है वह स्वतंत्र है। किस चीज़ के लिए? अपने जिस धर्म में वो बिलीव करता है, यकीन करता है, उसके प्रति जो उसकी जो पूजा पद्धति है, उसका जो पूजा करने का तरीका है, उसके लिए उसका जो अंतःकरण वो जिस तरह से फील करता है उस धर्म के बताए गए रीति रिवाज, उसके एक तरह से कहिए कानूनों को जिस रूप में एक्सेप्ट करना चाहता है वो उसको करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उस पर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा किसी तरह से उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। वो पूर्ण रूप से आज़ाद है अपने धर्म जिस संप्रदाय में, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, चाहे वो जैनी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का हो, वो अपने आप में स्वतंत्र है। अपने धर्म को अपने तरीके से जो धर्म के हिसाब से अकॉर्डिंग बातें बताई गई हैं उसको अंतःकरण एडॉप्ट करने के लिए वो पूर्ण रूप से आज़ाद किया गया है। ये स्वतंत्रता दी गई है प्रत्येक धर्मों के बारे में। ये बात बेसिकली ये कहता है अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दिया गया है। देखिए ध्यान समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यहीं से हो जाता है आपका। धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। देखिए जो धर्म है वह कोई व्यक्ति नहीं चलाता है, समझ रहे हैं ना बात को, कि कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति डिफाइन करता रहे किसी भी संप्रदाय का, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, तो वो उसके बारे में हर इंडिविजुअल व्यक्ति या मौलवी या कोई कहिए कि कोई गुरु या कोई पादरी या जो भी हैं वो एक निर्देश जारी करें, ऐसा नहीं होता है। और कि ये धर्म है इस तरह से होगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बताने का जो प्रयास किया गया है धर्म संप्रदायों, तो धर्म संप्रदायों में मीन्स ये है कि जो धर्म संप्रदाय जैसे रामकृष्ण मिशन आप या कोई इकाई होती है, कोई संस्था है, जैसे कोई ट्रस्ट के थ्रू कोई संस्था बनी हुई है, ठीक है, जैसे माँ वैष्णो देवी ट्रस्ट, ऐसे बहुत सारे, साईं बाबा ट्रस्ट, ऐसे बहुत सारे में आप गुरुद्वारा ट्रस्ट आप देखेंगे। तो ये जो ट्रस्ट हैं इन लोगों को ये शक्ति दी गई है, ना कि किसी व्यक्ति को दी गई है शक्ति, ठीक है। ये लोग क्या कर सकते हैं? धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, वो कार्यों को, धर्म के कार्यों को प्रबंधित सिस्टमेटिक करने का उनके पास जो है क्या है, पावर दी गई है, ना कि किसी व्यक्ति को पावर दी गई है। लेकिन ये बात ध्यान रहे, ये किनको दी गई है? धार्मिक संप्रदायों को। अब धार्मिक संप्रदाय जो भी होंगे वो आपके दिमाग में होना चाहिए, वो गवर्नमेंट नहीं होंगे, सरकारी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि भारत एक धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो वो धर्म संप्रदाय भारत का हो ही नहीं सकता। मतलब मीन्स भारत का नहीं हो सकता है, मेरा मतलब है कि भारत सरकार का नहीं हो सकता है, भारत का तो होगा ही। तो वो अपने धर्म को कार्यों को प्रबंधन करने की पूरी स्वतंत्रता होगी, यहाँ व्यक्ति को नहीं होगी। लेकिन अगर कोई संस्था, कोई निकाय जिसको सरकार के द्वारा पोषित है, वो है ना, वो सरकार का उसमें चाहे पार्टिसिपेशन है, जैसे आप ले लीजिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, इस तरह के जो संस्थाएं हैं ये इस तरह का कार्य नहीं कर सकती हैं कि वो धर्म के प्रबंधन का कार्य करें, क्योंकि सरकार के द्वारा ये एफिलेटेड है, तो ये कार्य इनको नहीं दिया गया है। ये मैंने जो निकाय आपको बताए हैं, गुरुद्वारा ट्रस्ट हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, इस तरह के बहुत सारे जो ट्रस्ट हैं उनके द्वारा जो है इसके प्रबंधन की आज़ादी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, जो धर्म को प्रबंधित और सिस्टमेटिक करेंगे, निर्देश जारी करेंगे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि उस मतलब जैसे ईद वगैरह में आप लोग देखते होंगे तो जामा मस्जिद के द्वारा जो उसके इमाम साहब हैं वो निर्देशित करते हैं कि आपको इस डेट में ईद मनेगी, तो मतलब एक तरह से कहिए तो वो ईद उसी रूप में लोग मनाते हैं मोस्टली, है ना। और मस्जिद आप देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पे आपकी छोटी छोटी मस्जिदें आपको मिलेंगी हर जगह पे।
तो वो एक बड़ा एक तरह से कहिए एक निकाय के रूप में वहाँ निर्देशित करते हैं। उसी तरह से गुरुद्वारा ट्रस्ट है, तो वो बड़े वहाँ पर जो स्वर्ण मंदिर में से जो ट्रस्ट है वो शायद कोई निर्देश जारी करें तो वो संभवतः इस रूप में ऐसे लागू होगा। तो ये इस रूप में आपको इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये प्रबंधन की हो गया। अनुच्छेद 26 आपका ये कहता है धर्म संप्रदायों के धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 27 में क्या बात बताई गई है। धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों से छूट की स्वतंत्रता दी गई है। धर्म की अभिवृद्धि के लिए ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मज़ेदार है ये, करों से छूट की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें बताया गया है कि देखिए पहली चीज़ तो किसी व्यक्ति को धार्मिक कार्य के लिए पैसे देने के लिए, चंदा देने के लिए वो बाध्य नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद में ये बात वर्णित है। लेकिन इसमें यह भी बात वर्णित की गई है कि अगर जैसे धर्म संप्रदायों के जो अनुयायी लोग मतलब के जो संस्था है वह चाहे तो क्या कर सकती है कि धन अपने धर्म संप्रदाय को बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए वह धन का प्रबंधन कर सकती है। कोई व्यक्ति अगर चाहे तो स्वेच्छा से उसमें धन डोनेट कर सकता है, लेकिन बाध्यकारी वो संस्था नहीं कर सकती किसी से धन लेने के लिए। और वे संस्था क्या करती हैं, जैसे सरकारें हैं, जैसे भारत सरकार है, भारत सरकार क्या करती है, जैसे भारत में देखेंगे तो हर संप्रदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कुंभ का लगता है, जो कुंभ का मेला, उसमें देखते हैं आप लोगों ने विलास जो कुंभ भी था आपका है, तो उसमें आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से प्रबंधन करती है, धन उपलब्ध कराती है कि लोग वहाँ पर आसानी से, जो लोगों की आस्था है धर्म की, अपने धर्म के प्रति, हिंदू धर्म में, वो उनको पूरी हो सके। तो उसमें सरकार क्या कुछ धन उपलब्ध कराती है और उनको सुविधाएं, फैसिलिटी प्रदान करती है। उसी तरह से अगर हम देखें तो जो भाई हमारे हज के लिए जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, उनको मुस्लिम संप्रदाय में सरकार उनको हज सब्सिडी देती है। इसी तरह से गुरुद्वारा ट्रस्ट में भी सरकारें पैसा देती हैं उनको करने के लिए। तो वो सरकारें मतलब चूँकि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो वो इस तरह की सरकार पैसा दे सकती है उस धर्म को एक तरह से कहिए कि बेहतर करने के लिए। चूँकि भारत सरकार क्या है कि वो एक उसका तो कोई पर्सनली कोई पर्टिकुलर कोई धर्म है नहीं, तो धर्म ना होने की स्थिति में वो समान व्यवहार सबके साथ करती है कि वो चूँकि भारत के लोग उसमें रहते हैं, उस संप्रदाय को मानते हैं, तो भारत के लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार अपने समय समय पे उसके धर्मों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करती रहती है और अपनी चीज़ें उसमें सरकारी धन से उसको उसकी एक तरह से कहिए पोषित करने का प्रयास करती है, सभी धर्मों के प्रति, ना कि किसी इंडिविजुअल धर्म के प्रति। इस तरह की चीज़ होती है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु छूट, करों में छूट करने की स्वतंत्रता दी गई। दूसरी चीज़ है कि करों में छूट यानी कि टैक्सेज वगैरह, यानी कि जो धन वगैरह जो दिए जाते हैं ट्रस्ट वगैरह को, तो ट्रस्ट वगैरह इसमें आपने देखा जो कोरोना पीरियड में आप देख रहे थे, जितने भी ट्रस्ट आप लोगों ने देखे होंगे वो बड़े पैमाने पर लंगर वगैरह आयोजित करते थे, सैनिटाइजर बांटने का, मास्क बांटने का और भी तमाम सारी चीज़ों का वो प्रयास करते थे। तो वो सब क्या होता है, सरकार के द्वारा उनको इसी कारण से छूट दी जाती है कि वो चूँकि लोकहित में कार्य करती हैं, संस्थाएं जो होती हैं वो समाज के हितों में कार्य करते हैं, इस नाते सरकार इनके करों पर काफ़ी हद तक छूट देती है इनको, चूँकि ये इस रूप में कार्य इसको करते हैं। जैसे अभी इतना सरकार कितने जगहों पर व्यवस्था कर रही थी, लेकिन वो भी पूर्ण नहीं पड़ रहा था, तो लोग जो और संप्रदाय के लोग हैं, उनके जो धार्मिक संस्थाएं हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होकर के बढ़ चढ़ करके बड़े पैमाने पर कार्य कर रही थी। तो इस नाते उनको करों में, टैक्सों वगैरह में, इस नाते गवर्नमेंट धर्म के प्रचार प्रसार के लिए छूट देती है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए, विकास के लिए छूट देती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 27 था ये। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, कोई संप्रदाय है, उसको लगता है कि अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करना है, चाहे वो सिख कम्युनिटी हो, चाहे वो ईसाई कम्युनिटी हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो। मैं बात यहाँ अल्पसंख्यकों की होगी, है ना, मूल रूप से यहाँ अल्पसंख्यकों की, चूँकि इन्हीं की भाषा, लिपि और इनकी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए ही इनको अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखा गया है। तो उसको संरक्षित करने के लिए अगर ये संप्रदाय, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग चाहें तो अपनी संस्था का निर्माण कर सकते हैं और उस संस्था का निर्माण करने के माध्यम से अपनी भाषा, लिपि का विकास वो कर सकते हैं अपने
समझ रहे हैं बात को। तो जैसे अब इसमें देखेंगे उर्दू आप देखते हैं, यानी अरबी जो होती है, अरबी में जो इसकी संस्कृति है उसको संरक्षित करने के लिए, उर्दू लैंग्वेज को संरक्षित करने के लिए ऐसे बहुत सारे मदरसों का निर्माण कर दिया जाता है। तो वो अपनी धार्मिक मतलब जो है शिक्षा देने के लिए पूरी तरह से वो शिक्षण संस्थान ओपन धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकते हैं। मतलब अपने धर्म से ही वो शिक्षा इस्लाम धर्म से अगर देना चाहते हैं, यानी उर्दू में भी पढ़ाना चाहते हैं, अरबी वहाँ पढ़ाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई शिक्षण संस्थान सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है और सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करता है, पूर्ण रूप से गवर्नमेंटेड नहीं है या पूर्ण रूप से गवर्नमेंटेड है, तो वो फिर किसी चीज़ के लिए बाध्य नहीं कर सकती है कि आप इसको ही पढ़ें और इसी परंपरा को मानें। यानी कि वहाँ पर दूसरे संप्रदाय के लोग भी अगर जाना चाहते हैं, उस लिपि को सीखना चाहते हैं, तो लिख सकते, उसकी चीज़ों को समझ सकते हैं, भाषा लिपि और संस्कृत को समझ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको बाध्य किया जाए कि जैसे अक्सर आप लोग देखते होंगे कि राष्ट्रगान या प्रेयर किसी स्कूल में होता है, तो कुछ संप्रदाय के व्यक्ति जो होते हैं तो उस पर नहीं करना चाहते हैं चीज़ों को लेकर के, तो उस पर भी गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब कानून के द्वारा उनको एक तरह से कहिए कि स्वतंत्रता दी गई है कि उनको बाध्य नहीं किया जाएगा उस चीज़ में आस्था के लिए, चाहे वो सरकारी संस्था ही क्यों ना हो, उसमें बाध्य नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता अगर उनको लगता है कि वो हमारी छीन लीजिए तो बाध्य नहीं किया जाएगा, वो अपनी चीज़ें करते हैं। बहरहाल इसको और डिटेल पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये संक्षिप्त रूप में इसका ये था कि किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। प्राइवेट संस्थाओं में जो उसी के लिए पर्टिकुलर बनाई ही गई, तो वो अपने हिसाब से वो उसमें कर सकते हैं। जैसे वो अगर मान लो सिख समुदाय के लोगों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ही किया गया है, तो फिर वो उसी के लिए ही पढ़ेंगे और वो उन्हीं का एडमिशन होगा, बाकी संप्रदाय के लोगों का उसमें एडमिशन नहीं होगा, वो स्वतंत्र है। लेकिन अगर सरकारी संस्था है या अर्ध सरकारी संस्था है तो उसमें उनको मानना पड़ेगा सरकार के निर्देशों को। चलिए, ये तो बात कहता है अनुच्छेद 28 कहता है। अब अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण प्रदान करने की बात करता है। यानी कि वही बात मैंने जो बताई, भाषा, लिंग और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए और जो भी सुधार करना चाहता है तो वो अल्पसंख्यक वर्ग इसमें अपना नियम कानून बना करके उसमें सुधार कर सकता है। ठीक है, और कैसे करेगा? शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ही अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का विकास करेगा। तो यहाँ पर ये जो अनुच्छेद पूरा आर्टिकल जो है आपका 25 से लेकर के 28 तक आपका जो आर्टिकल इसका 29 तक जो इसका आर्टिकल दिया गया है, जो टोटल बातें बताई गई हैं इसमें 28 तक जो बातें बताई गई हैं, 28 तक जो बातें बताई गई हैं, इसमें यही सेंस इसमें किया गया है कि आपको धर्म के प्रति किस तरह का क्या क्या राइट प्राप्त होगा। तो हम लोग इसमें बात कर रहे थे अभी यहाँ पर 28 तक के ये धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में हम लोगों ने थोड़ी सी बात कर ली। यहाँ पर जो हम लोगों ने संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। यहाँ पर बात हम लोगों की भी हो रही थी धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में कि धर्म के अंतर्गत क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई थी। अभी हमने जो बात करी है वो बात कर ली हमने अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से आगे शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी जो अधिकार मिले हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो यानी कि हमारा कहने का मतलब ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि जो चौथा फंडामेंटल राइट हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता, उसके बारे में बात कर ली। अब हम लोग संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें से मैंने अभी आपको बताया कि अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये व्यवस्था की गई। अनुच्छेद जो आपका 29 कहता है, अनुच्छेद 29 जो बताता है वो यही बात बताता है आपको कि वही भाषा, लिपि और संस्कृत को संरक्षित करने के लिए वो अपना कोई कानून बना सकता है, नियम बना सकता है। ठीक है, जो भी आपको मैंने डिटेल किया। इसके अलावा अनुच्छेद 30 जो कहता है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार देता है। मैंने जो बताया कि आपको कि शिक्षण संस्थान होंगे उसमें कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, यह अनुच्छेद आपका 28 में बताया गया है। लेकिन शिक्षण संस्थान इस्टेब्लिश करने का जो अधिकार और राइट प्राप्त किया गया है वह संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार के अंतर्गत दो अनुच्छेद आपके बताए गए हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 बताए गए हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। तो इसमें बस इतनी सी बात थी कि आपका इसमें भाषा, लिपि और संस्कृत को संरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान करने की बात करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 30 जो कहता है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए बात करता है। तो ये तो हो गया आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में।
5 फंडामेंटल राइट आपके पूरे हो गए। छठा संपत्ति का अधिकार है, जिसके बारे में मैंने चर्चा कर ली थी। मैं फिर से 1 मिनट आपको बता दूं इसमें से कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सेट से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, इस समय अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत इसको प्लेस दिया गया, स्थान दिया गया है। ठीक है, ये स्थान दिया गया है, यानी कि फंडामेंटल राइट के रूप में इसको निश्चित कर दिया गया है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, अनुच्छेद 32 के बारे में, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब उपचारों का अधिकार, इसका मतलब समझते हैं, उपचार मतलब क्या होता है? उपचार मतलब होता है ट्रीटमेंट, किसी का उपचार हो रहा है। समझते होंगे आप लोग, जैसे कोई अस्वस्थ हो जाता है तो उसकी दवा चलती, तो कह रहे हैं उसका उपचार चल रहा है। उसी तरह से मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, इनके का अगर अधिग्रहण होता है या इनको छीना जाता है तो न्यायपालिका को कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं कानून के तहत। सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को कुछ शक्तियां दी गई हैं कि उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह फंडामेंटल राइट को सुरक्षित कर सके या लोगों को फंडामेंटल राइट दिला सके। क्या समझ में आया? उपचार करेगा कौन? डॉक्टर करेगा, ना कि पेशेंट करेगा। तो संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कुल टोटल 6 मौलिक अधिकार, इनमें से 5 मौलिक अधिकार जो आपके हैं, उन 5 मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए कि छठा जो मौलिक अधिकार है वो मेनली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों को प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 के माध्यम से संविधान का उपचार करते हैं कि संविधान का जो फंडामेंटल राइट है जो लोगों का छिन जाता है, अगर छिना है किसी का, तो उपचार किससे किया जाएगा? संवैधानिक उपचारों के आधार पर किया गया, अनुच्छेद 32 के माध्यम से। ठीक है, और अनुच्छेद 32 के माध्यम से कौन करता है उपचार? सुप्रीम कोर्ट करता है। और अनुच्छेद 226 के माध्यम से उपचार कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। ठीक है, यदि आपका फंडामेंटल राइट आपका अगर अधिगृहित कर लिया गया है, चाहे किसी संस्था, निकाय या राज्य सरकार के द्वारा, तो अगर सरकारों के द्वारा ये छीना गया है तो भी आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको सुरक्षित करेंगे। आपको मैंने बताया भी, अनुच्छेद 226 के माध्यम से हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? संविधानों का उपचार करता है। अब ये उपचार किस रूप में करता है, इसके बारे में भी जानते हैं। थोड़ा इसको पहले देख लेते हैं। इसमें क्या है? जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तब वह उपचार के लिए क्या करता है? कहाँ जाता है? न्यायपालिका के पास जाता है। और न्यायपालिका, मैंने अभी आपको बताया, अगर हाई कोर्ट के पास जा रहा है तो अनुच्छेद 226 के माध्यम से, और सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है तो अनुच्छेद 32 के माध्यम से क्या करेंगे? ये लोग शरण में जा सकता है। और अनुच्छेद 32 के तहत कोई संस्था या व्यक्ति लोकहित में मतलब चीज़ें दायर भी कर सकता है। इसके बारे में भी बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको संरक्षित करेगा। और देखिए, सरकार ने क्या किया है, सरकार ना कहें इसको, कि न्यायपालिका ने ऐसा किया है कि लोकहित के अगर कोई विषय हैं, लोकहित की कोई बात अगर है, तो 2 चीज़ें हैं, इसमें 2 तरीके हैं। एक तो लोकहित का अगर कोई विषय है तो कोई संस्था या कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जो कि गरीब है, अशिक्षित है, या उसकी उतनी व्यवस्था नहीं है कि वो वहाँ न्यायपालिका तक अपनी बात को रख पावे, तो उसको संरक्षण देने के लिए लोग लोकहितवाद में लोग आ सकते हैं। ठीक है, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL जिसे कहते हैं, के माध्यम, लोकहितवाद जिसे कहते हैं, लोकहितवाद के माध्यम से कोर्ट सुन लेगा, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लोकहितवाद के विषयों को किसी संस्था या व्यक्ति के माध्यम से, जो कमज़ोर व्यक्ति है, जो नहीं न्यायपालिका के पास अपनी बात को रख पा रहा है, उसके माध्यम से सुन करके और उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। दूसरी चीज़ कि ये तो कर सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें सरकार के किसी निर्णय से जनता का लोकहित प्रभावित हो रहा होता है,
तो समाचार पत्रों के माध्यम से भी न्यायाधीश लोग भी उसको पढ़ते हैं और उनको लगता है कि ये लोकहित में ये ज़रूरी चीज़ है, ये गलत हो रहा है, तो वो लोकहितवाद की सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देशित कर सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के। ध्यान रहे, लोकहितवाद लोकहित को लेकर के है, ना कि जनहित याचिकाओं को लेकर के है। जनहित याचिकाओं की सुनवाई को लेकर के नहीं है ये है कि जनता के लोग हैं, लोकहित में जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर के जो न्यायपालिका जो है सरकारों को निर्देशित कर सकती है, इकाइयों को निर्देशित कर सकती है। इसमें है क्या, अनुच्छेद 32(2) के तहत कुछ बातें बताई गई हैं, जिसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार के उपचार कर सकता है। ठीक है, 5 प्रकार के उपचार कर सकता है। किसके माध्यम से? रीट के माध्यम से। रीट जारी करके वो चीज़ें मतलब वो अधिकारों को, उस व्यक्तियों के अधिकारों को दिला सकता है। किन व्यक्तियों के? जिनके फंडामेंटल राइट छीने गए हैं। तो अनुच्छेद 32(2) में ये बात बताई गई है। अनुच्छेद 32 में मैंने बताया क्या क्या आपको बातें थी, तो उसको अनुच्छेद 32(1) समझेंगे। 32(2) में बातें बताई गई हैं कि सरकारें 5 तरह की न्यायपालिका 5 तरह की रीट जारी कर सकती है आपको। वो 5 तरह की रीट जो होगी वो आपको फंडामेंटल राइट दिलाने के लिए होगी, आपको मतलब मीन्स जनता को दिलाने के लिए होगी। वो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक एक आप जानेंगे, 5 आपके पास हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, इसको बहुत सीरियसली आप लोग को सुनिए। 5 तरह के हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है। 5 तरह के हैं। कौन कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये 5 तरह के हैं। इनके नामों को एग्जाम में इंग्लिश में भी वर्ड पूछ लेता है, कभी कभी इनके इंग्लिश वर्जन को पूछ लेता है हिंदी में लिख करके, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान दे दें। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहते हैं, परमादेश को मैंडमस कहते हैं, प्रतिषेध को प्रोहिबिशन कहते हैं, और उत्प्रेषण को सर्टियरी कहते हैं, और अधिकार परीक्षा को क्वारंटो कहते हैं। ठीक है, ये नाम आप थोड़ा याद रखिएगा बेटा। ये 5 तरह के आदेश हैं। अब आदेश क्या होते हैं? देखिए, किसी का अगर फंडामेंटल राइट प्रभावित हुआ है तो वो न्यायपालिका या तो स्वतः संज्ञान लेते हुए या कोई जाए उस न्यायपालिका के पास तो उस पर यह निर्देश जारी करती है। इन 5 माध्यमों से निर्देश जारी करती है, उस संस्था को, उस सरकारी संस्था को वो आदेशित करती है। पहले में क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जिसे हैबियस कॉर्पस। इसमें क्या, ये कब जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल दिया गया है, ठीक है, या किसी व्यक्ति को बिना बताए ही, बिना अपराध के ही या अपराध के थ्रू से दंडित किया गया है, और वो कोई व्यक्ति के जानने वाले लोग या PIL के माध्यम से अगर कोई बात बताई जाती है न्यायपालिका को, तो न्यायपालिका तुरंत उस व्यक्ति को क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से उस व्यक्ति को तुरंत बुला लेती है अपने पास और उस वाद को सुनती है। उस वाद में अगर लगता है कि कोई, जैसे पुलिस वाले हैं, अगर आपको गिरफ्तार करके ले जा करके 10 दिन के लिए आपको जेल में रख दें, डाल दें, तो और आपने अपराध नहीं किया है, तो न्यायपालिका तो उस पर से आपके गार्जियन वकील के माध्यम से ये न्यायपालिका में जा सकते हैं और अपनी बात को कहला सकते हैं कि भाई हमारा जो है इस तरह से अपराध नहीं और हमको इस तरह से गिरफ्तार करके हमारे बच्चे को यहाँ जेल में डाल दिया गया है। तो उस स्थिति में न्यायपालिका उस पर विचार करेगी, देखेगी, और उसको अगर लगता है कि नहीं ये गलत तरीके से किया गया है तो उसे मुक्त कर देगी। समझ रहे हैं? दूसरा, इसको समझने के लिए आसानी से समझें, कभी कभी कुछ अपराधियों को पुलिस पकड़ती है और गिरफ्तार करके उन्हें कई दिनों तक जेल में रखे रहती है या अपनी कस्टडी में रखे रहती है, तो उस स्थिति में भी ये जारी होता है मैंडमस। और मूल रूप से आप जानें कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, चाहे वो अपराध किया हो या अपराध ना किया हो, वैसे देखिए व्यक्ति गिरफ्तार तभी किया जाता है कानूनी तौर पर माना जाए कि वो अपराध किया है, क्योंकि जब तक उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगेगा, कोई दोषित नहीं करेगा, तब तक पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती। तो इस नाते माना जाता है कि उसने अपराध किया है, मतलब एक अंडरस्टूड होता है कि वो माना जाता है कि अपराध किया है तो ही पुलिस उसको पकड़ती है, अन्यथा की स्थिति में पुलिस उसको नहीं पकड़ती है। तो उसको क्या करना होगा कि 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना होगा, ठीक है। और मजिस्ट्रेट के सम्मुख जब पेश करेंगे तो मजिस्ट्रेट
उस स्थिति को देखते हुए कि क्या उस व्यक्ति को कस्टडी में रखना आवश्यक है या कस्टडी में रखना आवश्यक नहीं है। जैसे अक्सर कहते हैं ना कि आप देखते हैं कि फिल्मों में देखा होगा, न्यूज़ चैनलों पे आपने सुना होगा, तो उसमें बताया जाता है कि कोई व्यक्ति अपराध का दोषी पाया गया, उसको क्या पुलिस ने पकड़ लिया, फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, मजिस्ट्रेट महोदय ने उसको निर्देशित किया, आदेश जारी किया और पुलिस वालों ने उनसे डिमांड की कि सर इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए और क्योंकि सवाल जवाब पूछने हैं। या तो सरकार उसमें क्या करती, मतलब न्यायपालिका क्या करती है, पुलिस को 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन जितने दिन की उसको ज़रूरत समझते हैं न्यायिक हिरासत में उसको भेज देते हैं, फिर उससे सवाल जवाब उससे किए जाते हैं जिससे अपराध का स्पष्टीकरण हो सके कि अपराध क्यों किया गया, कैसे किया गया, ये बातें उसमें स्पष्ट हो सके। समझ रहे होंगे आप लोग। तो ये मूल रूप से होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ अपराधी जो होते हैं वो दूसरे स्टेट में या दूसरे राज्यों में पकड़े जाते हैं, उनको पुलिस लाती है तो कई दिनों तक अपने पास रखे रह जाती है। उस स्थिति में ये भी होता है कि उनका इनकाउंटर कर दिया जाए, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो पुलिस को क्या 24 घंटे के अंदर ही उनको पेश करना होता है। लेकिन किसी अपराधी को कहीं पकड़ जाने और वहाँ से लाने में जो समय लगता है वो उसमें मेंशन नहीं होता है कि कोई अगर व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना होता है। तो ये तो बात थोड़ी सी आपकी इसके बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में मैंने आपको बताई, और ये चीज़ें तो आपके फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ही आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि कोई। लेकिन एक चीज़ और भी इसमें जाने आप कि अगर मान लो आपको कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, नहीं कोई व्यक्ति सैटरडे को गिरफ्तार किया जाता है दिन में, या सैटरडे के दिन गिरफ्तार किया जाता है और जिस समय न्यायपालिका का कार्य मतलब रुक गया है, मतलब चूंकि सैटरडे के बाद में छुट्टी हो जाती है तो उस व्यक्ति को अगला दिन संडे पड़ेगा, फिर अगले मंडे को, तो फिर वो मंडे को ही फिर वो न्यायपालिका में जाएगा। उसका 24 घंटे की जो छुट्टी होगी वो मेंशन नहीं की जाती, यानी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख लाना है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, वह इस दायरे में नहीं आता है जो गजटेड छुट्टी, मतलब कोई सरकारी छुट्टी हो, अगर न्यायपालिका बंद है तो वो फिर उस दायरे में नहीं आएगा। एक चीज़ ये। दूसरा, अपराधी अगर किसी स्टेट में बाहर कहीं पकड़ा गया है, उसको आने जाने ले जाने में जो समय लगता है वो भी इसमें मेंशन नहीं होगा, ये बात ध्यान रहे आपको। तो कोई अगर निर्दोष व्यक्ति जो उसको गिरफ्तार किया गया है, जेल में रखा गया है, तो उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से न्यायालय उसको मुक्त करा सकता है अगर वो निर्दोष व्यक्ति है तो। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बताया गया। दूसरा है परमादेश मैंडमस, बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से आप सभी लोगों के लिए जो सरकारी सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं या सरकारी सेवा में हैं। कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों के प्रति कर्तव्य विमुख नहीं हो सकता है, यानी कि कर्तव्यों को करने से मना नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को इग्नोर कर रहा है तो उसको आदेश दिया जा सकता है, उसे दंडित किया जा सकता है न्यायपालिका के द्वारा। यानी कि अगर आपका कोई सीनियर अधिकारी है, आपको निर्देशित करते हैं कि आपको ये कार्य करना है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते। अन्यथा की स्थिति में वो आपको इस तरह के दोषी, एक तरह से कहिए कि अगर आप पाए जाते हैं तो आपको फिर सज़ा और उस तरह की नौकरी भी जाने का आपको खतरा रहता है। इन्हीं डरों के कारण से जूनियर जो अधिकारी होते हैं सीनियर अधिकारियों की बात मानते हैं। परमादेश यानी परम आदेश दे देता है, उसको आदेशित कर दिया जाता है। या कोई अधिकारी, दूसरी तरह से यह भी आप समझेंगे तो ये तो वहाँ पर मैंने सरकारी कर्मचारी के संदर्भ में बता दिया। लेकिन अगर कोई सरकारी लोकहित का कर्मचारी है, वो कोई लोकहित का कोई कार्य है, जनता के हित का कोई कार्य है, वह जानबूझ करके वो इग्नोर कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं करना चाह रहा है, तो उस पर सरकार को, ये सरकार के कर्मचारी को, यानी कि जो अधिकारी है वह उसको या सरकार को वह निर्देशित कर सकती है। कौन? न्यायपालिका निर्देशित कर सकती है कि यह कार्य हो जाना चाहिए, ये कार्य करिए आप। समझ में आ रही बात? तो परमादेश में यही बात बताई गई है, सरकारी अधिकारी को सरकारी कार्य की उपेक्षा या इनकार करने के स्थिति में न्यायपालिका द्वारा मतलब उसमें उसको आदेशित कर दिया जाता है। इसमें थोड़ा सा इसका उदाहरण के रूप में आपको बता दूं, जैसे कभी कभी होता है कि कुछ मैनेजमेंट कॉलेजों में आप देखते हैं टीजीटी के थ्रू लोग ज्वाइनिंग पा जाते हैं, मतलब उनको विद्यालय अलॉट हो जाता है, लेकिन विद्यालय प्रबंधन क्या करता है, उसको कहता है कि नहीं, हम नहीं, हमारे यहाँ सीट नहीं है, हम आपको नहीं
स्थान देंगे। तो उस स्थिति में क्या होता है कि लोग कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट क्या करता है, उस संस्था उस निकाय को निर्देशित करता है कि इसमें मैंडमस के माध्यम से, परमादेश के आधार निर्देशित करता है कि इस व्यक्ति को वो कार्य ज्वाइन कराया जाए। ठीक है, उस निकाय को यानी कि जो प्रधानाध्यापक या जो भी उसके प्रिंसिपल या मैनेजमेंट इकाई होती है उसको निर्देशित किया जाता है कि आप इसको करें। यानी कि न्यायालय का आदेश होता है कि सरकारी कार्य को जो सरकारी कर्मचारी है वो नहीं कर रहा है उसको आदेशित किया जाता है। ठीक है, ऐसे है। और अगला है प्रतिषेध, जिसे प्रोहिबिशन कहते हैं, और उत्प्रेषण। देखिए ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। लोग मोस्टली इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं कि प्रतिषेध क्या है और उत्प्रेषण क्या है। देखिए प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन जो होता है किसी छोटे न्यायालय में, ठीक है, किसी छोटे न्यायालय में कोई कार्रवाई चल रही है, ठीक है, कोई कार्रवाई किसी न्यायालय में चल रही है, जो वो कार्रवाई उस न्यायालय के अधीन में नहीं आती है, या उस न्यायालय के अधीन में कार्रवाई आती भी है, लेकिन उससे बड़ी कोर्ट उसको अपने पास बुला लेना चाहती है, उस मुकदमे को अपने पास ले लेना चाहती है, और यह कहते हुए कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप इस अधिकार को क्षेत्र को हमारे पास भेजिए। जैसे मान लो फंडामेंटल राइट को लेकर के है, मान लो किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, वो किसी छोटे न्यायालय में, जिला स्तर पर न्यायालय में चल रहा है, तो आप जानते हैं कि इस पर निर्णय देने का अधिकार मूल रूप से किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। तो हाई कोर्ट उसको अपने पास मांग सकता है, ठीक है, उसको अपने पास मांग सकता है। तो इसमें यही बताया कि इसमें न्यायालय में कार्रवाई चल रही हो उसके रोकने की शक्ति है कि आप रोकिए और हमारे पास इसको भेज दीजिए, हस्तांतरित कर दीजिए। ठीक है, और रोकने की इसको शक्ति है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई कार्रवाई चल रही है, अंडर प्रोसेस है, तब न्यायपालिका क्या करती है, कौन सी रीट जारी करती है, प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध यानी रोक लगाती है, जिसे प्रोहिबिशन कहते हैं, वो करती है। लेकिन अगर किसी कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय दिया जा चुका है, कोई निर्णय दिया जा चुका है, तो उस निर्णय के को बदलने के लिए कि भाई आपने इसको कैसे देख लिया, ये आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं था, आपने इस पर कैसे निर्णय दिया, ये वाद हमारे पास भेजिए, तो उससे बड़ा न्यायालय अपने पास उसको बुला लेता है। तो वह जो क्या कहलाता है, उत्प्रेषण कहलाता है। तो दोनों में अंतर एक है कि प्रतिषेध में प्रक्रिया चल रही होती है, तो फिर उससे बड़ा न्यायालय उसको अपने पास बुला लेता है कि हम आगे की कार्रवाई हम देखेंगे, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इस आधार पर मंगा लेता है। दूसरी चीज़ होती है कि न्यायपालिका ने आपने निर्णय दे दिया जो आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं था, तो वो उसको मंगा लेता है। तो दोनों में प्रतिषेध में पहले वाले को प्रतिषेध कहेंगे, बाद वाले को उत्प्रेषण, यानी उत्प्रेषण में कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी है और प्रतिषेध में कार्रवाई छोटे न्यायालय में चल रही है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप, कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो एक में कार्रवाई चल रही होती है तो उसको बुलाया जाता है, उसे कहते हैं प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन कहलाता है। और उत्प्रेषण में क्या है, कार्रवाई मतलब न्यायिक कार्रवाई हो चुकी होती है जो कि उस न्यायालय के अधीन नहीं होती है, वो कार्रवाई कर दिया होता है, तो उसको अगला उससे उच्च न्यायालय उसको अपने पास बुला लेता है, सर्टियरी कहलाता है वो। क्लियर। अब अगला है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है जो कि लोकहित के पद पे बैठा है, यानी पब्लिक ऑफिस के रूप में पद में बैठा है, पब्लिक ऑफिस के पद पे बैठा हुआ है, तो वो अवैध तरीके से उस पर कब्जा किए हुए हैं, तो उसको कोर्ट निर्देशित कर सकता है कि किस आधार पर आप इस पद पर बैठे हुए हैं, क्या इस पे आपके पद पर रहने के आप हकदार हैं कि नहीं हैं। उस आधार पर अगर वो अपनी बात को न्यायपालिका के सम्मुख स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि हमें इस आधार के तहत हम इस पद पर, लोकहित के पद पर हम नियुक्त हैं, पद ले करके बैठे हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं, यहाँ पे प्राइवेट संस्थाओं के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे कुछ सार्वजनिक उपक्रम की संस्थाएं हैं, तमाम सारी चीज़ें ऐसे हैं जिन पदों पे बैठे हुए होते हैं। जैसे टाटा, रतन टाटा के वगैरह के बारे में आप देखेंगे तो उनको मैनेजमेंट लोग को लेकर के ऐसी चीज़ें हैं। या इसके अलावा आप बात कर सकते हैं इसमें लोक पद, यानी कि कोई ऐसा पद है जहाँ पे जनता का उससे हित अहित होने वाला, खैर तो प्राइवेट संस्थाओं के बारे में, यहाँ जनता के हित और अहित के बारे में जहाँ पे आप निर्णय ले सकते हैं। अगर उस पद पे आप आसीन हैं और उस पद के आप डिज़र्व नहीं करते, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं, पूरा नहीं करते हैं, तो न्यायपालिका इससे आपको एक आदेश जारी करके आपसे पूछ सकती है, और अगर आप उसको
को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, न्यायपालिका को, आप अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि उस पद के आप हकदार हैं वास्तव में, ये सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो आपका पद छीन लिया जाएगा। तो ये तो कुल टोटल 5 तरह के आपके रीट जारी करने की न्यायपालिका की जो शक्तियाँ दी गई थी, इनके बारे में बताया गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फंडामेंटल राइट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने फंडामेंटल राइट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया। अब इससे संदर्भित जो भी आपके क्वेश्चंस हैं प्री और मेंस के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेंस के सारे क्वेश्चन लिखने की सक्षमता की स्थिति में हैं। अगर जो बच्चे आगे अपने प्रिपरेशन को अच्छा रखना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि आप लोग इस पर मेंस के क्वेश्चंस भी लिखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस मेंस के क्वेश्चंस आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग उसको देखिए और प्रयास करिए कि लिखने की भी कैपेसिटी आपकी बढ़े। हमारे जितने भी वीडियोस हैं वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के महत्वपूर्ण विषय बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, जिससे कि आप लिखने की सक्षमता में भी आएँ और गूढ़ता समझें। अगर कूट आपके प्री के क्वेश्चंस में अगर कूट कठिन है तो वो आसान हो सके आपको। धन्यवाद।